बताए थे उसको हम रिवाइज करा देते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछेगा भूरी क्रांति यह किससे संबंधित है? उर्वरक से। रजत क्रांति अंडा से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से। और पीली क्रांति हो जाएगा तिलहन से। और हरित क्रांति खदान उत्पादन से, मतलब खदान जो खाने वाला जो भी सामग्री हो जाएगा। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। नीली क्रांति मत्स्य पालन से। लाल क्रांति टमाटर और मांस से। और सुनहरी क्रांति बागवानी से। आप इसको याद रखिएगा और आप इसको भी याद रखिएगा। और फर्स्ट जो पंचवर्षीय योजना था कब से कब तक चला? 1951 से लेकर 56 तक। और 21 मॉडल पर आधारित था तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे। सेकेंड हो जाएगा 1956 से लेकर 61 नेहरू मालनोबिस मॉडल पे। और थर्ड हो जाएगा 1961 से लेकर 66 जे सैंडी सुब्रमण्यम चक्रवर्ती मॉडल पे। और बीच में रहता है 3 वर्षों का गैप। क्यों ऐसा होता है? तो क्योंकि भारत पाक उस समय युद्ध होता है। 1966 से लेकर 69 तक गैप रहता है। बीच में आता है 1 वर्षीय योजना, इसी को हम नाम से जानते हैं हॉलीडे। और ये कब से कब तक रहता है? तो 1966 से लेकर 69 तक। फोर्थ हो जाएगा 1969 से लेकर 74 तक। अशोक रुद्र एलन माने मॉडल पर आधारित था। और जो पंचमा हो जाएगा 1974 से लेकर 1979 तक डीपी धर मॉडल पर आधारित था। और जो 8वां हो जाएगा 1992 से लेकर 97 तक जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे आधारित था। आप इसको याद रखिए जो इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि जो भी आज का जो प्रश्न था क्लियर हो गया होगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा जिसका नाम क्या है? स्टडी नंबर 1 सर्च करिएगा, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा या वीडियो की डिस्क्रिप्शन या जहाँ। हेलो फ्रेंड, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों स्टैटिक जी का सेट नंबर 24 है। आज हम लोग इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सभी जो आज का जो प्रश्न है बीपीएससी का प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो अगर आप 2017 में एग्जाम दिए होंगे तो इन सभी प्रश्नों से आपको मुलाकात जरूर हुआ होगा एक बार। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और आपसे निवेदन है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप नहीं भी सब्सक्राइब करते तो आप आराम से चैनल से जुड़कर आप अपनी तैयारी करिए, आराम से वीडियो को देखिए शुरू से अंत तक। क्योंकि जो भी हम प्रश्न लाते हैं बीपीएससी का ही प्रश्न रहता है, लेकिन उसमें से छटा हुआ प्रश्न रहता है। तो आप आराम से यहाँ से प्रैक्टिस करिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो आपका पहला प्रश्न है, और हाँ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है स्टडी नंबर 1। जो नंबर 1 लिखना है NO1 लिखना है स्टडी नंबर 1। या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए या जहां आप कमेंट करते हैं वहां से ही आपको जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मिल जाएगा और वहां आप जाकर जुड़ जाइएगा। वहां आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा और जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहता है या क्यूज भी वहां दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए, तो आप वहां जाकर जुड़ जाइएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्रश्न है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार है। अगर आप सिंपल एग्जाम दीजिए तो उसमें पूछेगा पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला। तो जो चला था 1951 से लेकर 56 तक। लेकिन आपसे पूछ देता कि पंचवर्षीय योजना का आधार था, मतलब मॉडल आपसे पूछ देता। जैसे में हेरोल्ड डोमर मॉडल पहला है, महाल नोबिस मॉडल, दादा भाई नौरोजी मॉडल, JL नेहरू मॉडल। तो आपको इस तरह से प्रश्न पूछ देता। तो जो पहला ऑप्शन है हेराल्ड डोमर मॉडल, दूसरा ऑप्शन है महाल नोबिस मॉडल और तीसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी मॉडल। तो चलिए हम लोग पंचवर्षीय योजना से जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उसको हम लोग नोट कर लेते हैं कि क्या क्या पंचवर्षीय योजना से आपसे पूछेगा। तो नोट करिएगा। जो पहला पंचवर्षीय योजना था कब से कब तक चला था। तो जो फर्स्ट था एक कब से कब तक चला था, तो स्टार्ट ही हुआ था 1951 में। और पंचवर्षीय कहने का मतलब 5 वर्षों के लिए योजना रहता था। तो 5 वर्ष ऐड करिए इसमें तो हो जाए 1951 से लेकर 56 तक। और ये किस मॉडल पर आधारित था। तो हेरोल्ड बोलिए हेराल्ड डोमर मॉडल, हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। ये मॉडल का नाम था। सेकेंड जो चला था कब से कब तक चला, तो 56 से फिर से 5 वर्ष ऐड कर लिए इसमें।
तो 1956 से लेकर आपका हो जाएगा 1956 में ऐड करिएगा 5 वर्ष तक कितना आ जाएगा 1956 से लेकर 61 तक। और 21 मॉडल पर आधारित था, तो महालनोबिस मॉडल ये जो आधारित था महालनोबिस मॉडल, यहाँ नेहरू महालनोबिस मॉडल लग जाएगा। नेहरू और महालनोबिस मॉडल दोनों पे आधारित था। जैसे मैं प्रश्न में देख सकते हैं कि महालनोबिस मॉडल और एक था JL नेहरू मॉडल, तो यहाँ जो इसका जो सेकेंड का जो प्रश्न का जो ऑप्शन होगा महालनोबिस मॉडल और यहाँ नेहरू भी लगा लिए इसमें। 1 मिनट रुकिएगा। नेहरू और महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। थर्ड हो जाएगा, जो थर्ड चला था कब से कब तक हो जाएगा, तो 1961 से लेकर 5 वर्ष इसमें ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 1966 तक। 1961 से लेकर 1966 तक और 21 मॉडल पे आधारित था। तो ये जो मॉडल था जे सैंडी सुब्रमण्यम चक्रवर्ती मॉडल, जे सैंडी और सुब्रमण्यम चक्रवर्ती मॉडल पे ये आधारित था। और जो सेकेंड था नेहरू महालनोबिस मॉडल, और जो फर्स्ट था हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था या हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। और जो थर्ड था जे सैंडी सुब्रमण्यम चक्रवर्ती मॉडल पे आधारित था। जे सैंडी सुब्रमण्यम चक्रवर्ती मॉडल पे आधारित था, जो थर्ड था। और फोर्थ आपका हो जाएगा, फोर्थ कब से कब तक चला था, तो ये जो फोर्थ चला था 1969 से लेकर 5 वर्ष ऐड करिएगा तो 1974 तक। तो देखिएगा कि बीच में 3 इयर्स गैप था। तो जो बीच में 3 इयर्स गैप था, बीच में आया था 1 वर्षीय योजना। और आपसे प्रश्न ये भी पूछ लेता हॉलीडे के नाम से जाना जाता है, मतलब कितना ईयर से लेकर कितना तक। तो हॉलीडे के नाम से जाना जाता था किसको, हम लोग हॉलीडे के नाम से जाने जाते थे इसको लिख लीजिएगा 1966 से लेकर 69 तक जो वर्ष था इसको हम लोग हॉलीडे के नाम से जानते हैं। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसको किस नाम से जानते थे, तो हॉलीडे। जो 1966 से लेकर 1969 तक जो गैप रहा बीच में आया था 1 वर्षीय योजना, और फिर से स्टार्ट हुआ था 4th पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 74 तक, और बीच में रहता 3 वर्षों के लिए गैप, इसको हम हॉलीडे वर्ष के नाम से जानते हैं। जो कब से कब तक रहता है तो 1966 से लेकर 69 तक। आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगला है जो 5वां पंचवर्षीय योजना था। ये जो 5वां पंचवर्षीय योजना, 4था पंचवर्षीय योजना का आपको नहीं लिखा है किस मॉडल पर आधारित था, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। बीच में गैप था तो इसको गैप रहने दीजिए। जो फोर्थ था ये कब से कब तक चला, तो 1969 से लेकर 74 तक, क्योंकि बीच में 3 वर्ष का गैप आया था। और 21 मॉडल पे आधारित था, अशोक रुद्र एलन माने मॉडल। अशोक रुद्र एलन माने मॉडल पे आधारित था, इसको कर लीजिएगा। और जो 5वां आया था कब से कब तक चला था, तो 1974 से लेकर 79 तक डीपी धर मॉडल पे आधारित था। आपको हम बताएंगे कि कौन कौन से याद करना आपको। 5वां जो था फोर्थ, ये जो 5वां हो जाएगा 5वां, तो जो 5वां किस मॉडल पर आधारित था,
और ये कब से कब तक चला था, तो 1974 से लेकर, इसको मैं 5 वर्ष ऐड करिएगा तो हो जाएगा 79। और ये किस मॉडल पे आधारित था, तो ये हो जाएगा डीपी धर मॉडल पे आधारित था, डीपी धर मॉडल पे आधारित था। और एक और लिखेगा 8वां के बारे में लिख लीजिएगा। और ये कब से कब तक चला था, तो 1992 से लेकर 1997 तक, 1992 से लेकर 1997 तक। और एक किस मॉडल पे आधारित था, तो हो जाएगा जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे आधारित था। चलिए एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। फर्स्ट जो चला था पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो समय था कब से कब तक था, तो 1951 से लेकर 56 तक। ये था किस मॉडल पे आधारित था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। जो सेकेंड हो जाएगा 1956 से लेकर 61 तक। और ये कब से कब तक चला था, तो 1956 से लेकर 61 तक नेहरू महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। और जो थर्ड चला था 1961 से लेकर 66 तक, और ये था जे सैंडी सुब्रमण्यम चक्रवर्ती मॉडल पे आधारित था। और बीच में आता है 3 वर्षों के लिए गैप, जिसमें चलता है 1 वर्षीय योजना। ये ऐसा क्यों होता है, जो भारत पाक जो युद्ध होता है इसके कारण ये आता है कि बीच में 1 वर्षीय योजना मतलब रहता है बीच में। इसको हम नाम से जानते हैं, हॉलीडे के नाम से जानते हैं। आपसे भी पूछ लेता है जो हॉलीडे जो योजना मतलब बीच में जो गैप हुआ था उसको हॉलीडे से नाम से जानते हैं। मतलब कब से कब तक रहा, तो 1966 से लेकर 69 तक। और फोर्थ हो जाएगा 1969 से लेकर 74 तक, अशोक रुद्र एलन माने मॉडल पर आधारित था। और जो 5वां हो जाएगा 1974 से लेकर 79 तक डीपी धर मॉडल पर आधारित था। और जो 8वां हो जाएगा 1992 से लेकर 97 तक। और 21 मॉडल पर आधारित था, तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। अब चलिए हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था, ऑप्शन ए है हेराल्ड डोमर मॉडल, ऑप्शन बी है महालनोबिस मॉडल, और ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी मॉडल, JL नेहरू मॉडल, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हेराल्ड डोमर मॉडल। और महालनोबिस मॉडल और JL नेहरू मॉडल की बात करें तो ये हो जाएगा सेकेंड, जो सेकेंड चला था उसमें हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 2 नंबर प्रश्न है, काली क्रांति संबंधित है। हो सकता है आप नाम पहली बार भी सुन रहे होंगे या बहुत जो और मतलब जो भी एग्जाम दिए होंगे उनको पता भी होगा। जो 2017 में एग्जाम दिए होंगे BPSC का उनको पता होगा। काली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से, कोयला उत्पादन से, कच्चा तेल उत्पादन से, सरसों उत्पादन से। और ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्रांति जो इम्पोर्टेंट आपसे प्रश्न पूछता है एग्जाम में उसको हम लोग नोट कर लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूछेगा भूरी क्रांति, भूरी क्रांति, भूरी क्रांति, तो भूरी क्रांति हो जाएगा उर्वरक से। भूरी क्रांति पूछेगा तो उर्वरक से, भूरी क्रांति उर्वरक से। रजत क्रांति, रजत क्रांति अंडा, अंडा का दूसरा नाम ही है रजत, तो रजत क्रांति से याद रखिएगा अंडा, रजत क्रांति अंडा। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति झींगा मछली से, झींगा मछली से, झींगा मछली। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, झींगा मछली, झींगा मछली। पीली क्रांति, पीली क्रांति, पीली क्रांति, पीली क्रांति हो जाएगा तिलहन, तिलहन। देखिएगा सरसों सब अगर आप गांव में रहते होंगे या गए होंगे कभी तो देखिए पीला पीला रहता है, तो मतलब तिलहन ये सब जो सरसों ही सब रहता है पीला पीला रहता है, इसलिए तिलहन क्रांति यानी तिलहन से।
जो भी तेल देने वाला जो भी रहता है, जैसे में सरसों सब हो गया, संबंधित है तिलहन क्रांति, मतलब पीली क्रांति तिलहन से, तिलहन क्रांति नहीं, पीली क्रांति तिलहन से, और गुलाबी क्रांति झींगा मछली से, और हरित क्रांति, हरित क्रांति, हरित क्रांति, तो हरित क्रांति हो जाएगा खाद्यान्न से, खाद्यान्न मतलब जो खाने वाला है, खाद्यान्न जो हरा हरा रहता है, मतलब खाने वाला जो भी चीज हो गया हरा हरा, तो हरित क्रांति याद रखिएगा। और श्वेत क्रांति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करते जाइए। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, और नीली क्रांति, नीली क्रांति, नीली क्रांति, तो नीली क्रांति आप देखिएगा जो समुद्र का पानी रहता है नीला नीला दिखा देता, मतलब मत्स्य पालन से, जो नीली क्रांति हो जाएगा मत्स्य पालन से, मत्स्य पालन से, नीली क्रांति मत्स्य पालन से। और लाल, तो लाल हो जाएगा टमाटर, लाल क्रांति टमाटर, टमाटर या मांस, मांस जो खाते हैं हम लोग, टमाटर या मांस, देखिए दोनों लाल ही रहता है। लाल क्रांति हो जाएगा टमाटर या मांस से। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति यानी बागवानी से, बागवानी से। चलिए हम लोग इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक से, भूरी क्रांति उर्वरक से। रजत क्रांति तो अंडा से, क्योंकि अंडा का नाम ही दूसरा मतलब रजत क्रांति, हम लोग रजत भी बोलते थे। रजत क्रांति अंडा से। गुलाबी क्रांति बोलेगा तो झींगा मछली से। पीली क्रांति तिलहन से, तिलहन क्योंकि सरसों सब जो भी होता पीला पीला ही होता, तो पीली क्रांति तिलहन से। हरित क्रांति खाद्यान्न से, जो खाने वाला जो भी सामग्री होगा, खाने वाला जो भी सामग्री हो गया उससे संबंधित है। हरित क्रांति मतलब खाद्यान्न से, खाद्यान्न वो नहीं, खाद्यान्न मतलब खाने वाला ये जो हो जाएगा। श्वेत क्रांति दूध से, और नीली क्रांति मत्स्य पालन से। तो देखिए समुद्र का पानी नीला नीला ही दिखाई देता है, तो मत्स्य हो जाओ। श्वेत यानी दूध, तो दूध भी श्वेत क्रांति भी रिलेटेड है। और लाल क्रांति तो टमाटर और मांस से। सुनहरी क्रांति बागवानी से। चलिए अब हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। काली क्रांति संबंधित है, तो काली क्रांति मत्स्य पालन से। आपको हम अभी बताएं कि मत्स्य पालन से क्या संबंधित है? मत्स्य पालन से नीली क्रांति, तो ये तो होगा नहीं। कोयला उत्पादन, कच्चा तेल उत्पादन, सरसों उत्पादन, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कच्चा तेल। काली क्रांति का किससे संबंध है? तो कच्चा तेल उत्पादन से संबंध है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? नकदी फसल कहने का मतलब तुरंत हम लोग खेत से उसको तुरंत मतलब क्या कर सकते हैं? बेद या कुछ भी, मतलब उससे हम लोग ले सकते हैं कुछ भी। तो नकदी फसल निम्न में से कौन सा, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? जूट, मूंगफली, गन्ना, ज्वार। तो देखिए गन्ना को खेत में से ही हम लोग बेच सकते हैं उसको, मतलब ये भी हो जाएगा नकदी फसल। ज्वार हो गया, जूट हो गया और मूंगफली। तो ज्वार देखिए कभी कभी अगर आप आए होंगे गांव इस समय, तो मकई के टाइम में लगाया जाता है, उसको हम लोग खाते हुए। तो ज्वार हो जाएगा, जूट हो जाएगा, मूंगफली। और मूंगफली तो आप जानते हैं मूंगफली हो गया, मूंग जिसको हम बोलते हैं उसी को मूंगफली बोलते हैं। तो ये भी हो जाएगा, इसको भी हम लोग तुरंत मतलब क्या कर सकते हैं? खेत में से ही इसको बेच सकते हैं। और जूट भी हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा आंसर सी, ज्वार। निम्न में से कौन सा नकदी फसल नहीं है? नकदी फसल कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए कि खेत में ही लगा हो, वहां से मतलब तुरंत हम उससे पैसा मतलब इनकम कर सकते हैं, तुरंत कुछ भी उससे मतलब खरीद सकते हैं बेचकर, मतलब उसको तुरंत हम लोग बेच सकते हैं।
जैसे में गन्ना हो गया तो गन्ना कुछ नहीं करना, खेत से भी हम लोग वैसे ही बेच सकते हैं, गन्ना को वैसे ही बेच देंगे। और मूंगफली हो, मूंगफली को भी, और जूट हो गया, तो ये सब सभी क्या हो जाएगा नकदी फसल, और ज्वार है जो नकदी फसल नहीं है। तो ज्वार हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम यहाँ इमेज लगाना भूल गए, इमेज लगाना था यहाँ। तो नेक्स्ट टाइम आएगा प्रश्न तो हम आपको इमेज लगाकर बता देंगे कि जूट और ज्वार क्या होता है, आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा राइट, कि ज्वार जो है नकदी फसल नहीं है। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की D.R. गाडगिल, B.K.R.B. राव, मनमोहन सिंह, वाई.वी. अलग, उपयुक्त में से कोई नहीं, और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, B.K.R.B. राव, B.K.R.B. राव, V.K.R.B. राव। आप याद रखिए किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की। तो जो राष्ट्रीय आय की गणना की था वैज्ञानिक दृष्टि से कौन थे, तो B.K.R.B. राव, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ। समिति के नाम आपको बताना है, केलकर समिति, राजाजी चलैया समिति, मनमोहन समिति, यशवंत सिन्हा समिति, और ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब क्या होगा, भारत में जो सेवा कराया था किस सिफारिश मतलब किसके सिफारिशों से लागू हुआ था, समिति का नाम बताना आपको। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा जे चलैया समिति। किनसे संबंधित हो, तो सेवा कर से, भारत में सेवा कर इन्हीं के सिफारिश पे लागू हुआ, राजा जे चलैया समिति। तब इसको याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा जे चलैया समिति। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, और ऑप्शन ए है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब क्या होगा, तो 2000 जो जनगणना हुआ था 2011 का जनगणना, उसके अनुसार जो हरियाणा सबसे कम लिंगानुपात है। सबसे कम लिंगानुपात कहने का मतलब है प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या। तो जो सबसे कम है वो कहाँ है, हरियाणा में, और कितना हो जाएगा 879, मतलब 879, 879 हो जाएगा हरियाणा में महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुष पे। तो सबसे कम कहाँ हो जाएगा, हरियाणा, और उसके बाद कहाँ हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, और उसके बाद हो जाएगा सिक्किम, और उसके बाद हो जाएगा पंजाब, और उसके बाद हो जाएगा यूपी। तब इसको भी ध्यान में रखिएगा। और ऑल ओवर बात करें अगर हम लोग भारत में, तो 2011 के जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या कितना, 943 प्रति, मतलब ऑल ओवर इंडिया में बात करें हम लोग तो प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या कितना, 943। तो जो भारत का लिंगानुपात है 2011 के जनगणना के अनुसार ये हो जाएगा प्रति 1000 पुरुष पे 943, मतलब लिंगानुपात कितना, 943 महिलाओं की संख्या, और ये हो जाएगा पुरुषों की संख्या। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। और पंजाब अगर पूछे तो चौथे नंबर पर सबसे कम में, और जो हरियाणा के बाद है कौन हो जाएगा, अगर हरियाणा ऑप्शन में नहीं रहता तो जो सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, और तीसरा पे क्या हो जाता है, सिक्किम। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 अक्टूबर को, 26 नवंबर को, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को। आई होप कि इसका आंसर आपको मालूम होगा। तो जो भारतीय संविधान दिवस है कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था।
1949 को यह क्या होता संविधान में लागू हुआ था। संविधान में मतलब अंगीकृत किया गया था। और जिसमें कितने शामिल थे तो 22 भाग 395 अनुच्छेद, और शुरू में जो अनुसूचियाँ शामिल था कितना था 8 अनुसूची। तो आपसे भी प्रश्न पूछ लेता कि शुरू में कितना अनुसूची था 8 हो जाएगा, और अभी कितना है तो 12। और अनुच्छेद बोले तो आर्टिकल ए लिख दे रहे हैं, ये कितना था 395, और भाग जो हो जाएगा ए था 22। और अनुसूची के बारे में बात करें तो ये कितना था 8 था शुरू में। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। मान लीजिए कि एक नया राज्य बनाना है, तो इसको बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए, मतलब संविधान में संशोधन करने के लिए कैसा बहुमत चाहिए। साधारण चाहिए या 2/3 चाहिए या 3/4 चाहिए, 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप इसका आंसर सोचिए जब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आई होप कि आप इसका आंसर सोच लिए होंगे। तो अगर आप इसका आंसर सोच लिए तो आप इसका आंसर बताइए हमें कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। तो प्रश्न बोल रहा है कि एक नया राज्य बनाने के लिए जो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, कैसा बहुमत होगा, मतलब कब संशोधन हो सकता है, साधारण से या 2/3 से या 3/4 से या 2/3 एवं आधे राज्यों के अनुसमर्थन से। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए साधारण बहुमत से हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये जो होता है अनुच्छेद 3 के तहत संसद को नए राज्य की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद आर्टिकल 3 के तहत, आर्टिकल 3 के तहत संसद को नए राज्य का स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है, करने की शक्ति प्राप्त है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। और संसद के समान बहुमत से, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए साधारण बहुमत से। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 9 नंबर, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है अटॉर्नी जनरल, और ऑप्शन सी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको हम बोलते हैं कैग CAG, और ऑप्शन डी है चुनाव आयुक्त, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, और उपयुक्त में से एक से अधिक। और प्रश्न बोल रहा है कि भारत सरकार का कौन सा ऐसा अधिकारी है होते हुए भी, मतलब सदस्य नहीं होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। तो आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको हम बोलते हैं कैग, और ऑप्शन डी में चुनाव आयुक्त, और ऑप्शन ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, और उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये किस अनुच्छेद में बताया है, तो अनुच्छेद 66। और कार्यकाल कितना रहता है तो 5 वर्षों के लिए, सॉरी ये 76 हो जाएगा। जो अटॉर्नी जनरल होगा 76 हो जाएगा, जो अटॉर्नी जनरल हो जाएगा अनुच्छेद 76, जो उपराष्ट्रपति हो जाएगा ये हो जाएगा अनुच्छेद 66 में। अनुच्छेद
66 में उपराष्ट्रपति, और जो कार्यकाल हो जाएगा 5 वर्ष, और राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं कौन? तो भारत के जो वर्तमान उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, और इनका कार्यकाल कितना रहता है? तो 5 वर्षों का। और जो अटॉर्नी जनरल हो जाएगा, ये जो अनुच्छेद बताएगा अनुच्छेद 76 में, और नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। और संसद के किसी भी सदन में या किसी समिति में भाग लेने का अधिकार है। संसद के जो अटॉर्नी जनरल है, जो अनुच्छेद 76 में बताएगा, और ये जो है जो संसद किसी भी, आप इसको नोट कर लीजिएगा, अटॉर्नी जनरल ये किस अनुच्छेद में बताएगा? तो 76 आर्टिकल बात करें तो 76। और संसद के किसी भी सदन में या किसी समिति में भाग लेने का अधिकार है। भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते, मतलब मतदान नहीं कर सकते। तो आप इसको भी लिख लीजिएगा, लेकिन मतदान नहीं कर सकते, मतलब वोटिंग नहीं कर सकते। और वर्तमान में अभी जो है कौन है? अभी जो हो जाएंगे कौन हो जाए? जो अभी वर्तमान में हो जाएंगे आपके हो जाएंगे वर्तमान में कौन है? के वेणुगोपाल। अब इसको याद रखिए, अभी वर्तमान में है, और इनका जो कार्यकाल रहेगा 2022 तक, मतलब बढ़ाया गया 1 वर्षों के लिए, और जो इनका लास्ट जो हो जाएगा 2021 के दिसंबर में समाप्त होगा, और फिर से 1 वर्षों के लिए बढ़ाया गया कार्यकाल, तो 2022 तक के रहेंगे। कौन है? के वेणुगोपाल। तो अभी आप याद रखिएगा के वेणुगोपाल। और जो ऑप्शन नंबर सी है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, और ये अनुच्छेद जो बताया गया है 148 से लेकर 151 तक में इसको बारे में बताया गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम बोलते हैं कैग, CAG, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैग। और जो कार्यकाल रहता है 6 वर्षों के लिए रहता है। जो कार्यकाल रहता है कितने वर्षों के लिए रहता है? 6 वर्षों के लिए रहता है। और जो नियुक्ति होता है आर्टिकल 148 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अटॉर्नी जनरल। संसद के या किसी भी समिति में भाग ले सकते हैं अटॉर्नी जनरल, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। और 21 अनुच्छेद में तो 76 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा यसे सूचीबद्ध है? यहाँ है ऑप्शन नंबर ए जो दे रहा है यहाँ, समान कार्य के लिए समान वेतन। सेकेंड है समान नागरिक संहिता, छोटी परिवार का मानदंड। और ऑप्शन नंबर यहाँ 4 में दिया गया कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसको, भाग 4 में जो दिए गए निर्देशित सिद्धांत, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा आर्टिकल को, क्योंकि इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो आप इसको एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। तो आपको यहाँ कूट में जवाब देना है कि ऑप्शन ए में दे रहा है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी में दे रहा है 1 और 2, ऑप्शन सी में दे रहा है 2 और 3, ऑप्शन डी में दे रहा है 1, 2 और 4। तो इसका सही जवाब क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ आपसे प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान के भाग
जो 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से निम्न में से कौन सा ऐसे सूचीबद्ध है या है? सूचीबद्ध है या है, आपको बताना कि सूचीबद्ध। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा। तो इसमें जो सूचीबद्ध है समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1 और 2। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। ऑप्शन बी में है मंत्रियों के द्वारा, और ऑप्शन सी में है प्रधानमंत्री के द्वारा, और ऑप्शन डी में है मंत्रिमंडल के द्वारा। सीधा प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के जो राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग किसे करते हैं, मतलब किसी के द्वारा कर। जैसे मान लीजिए कि हम है और एक और व्यक्ति है और एक तीसरे व्यक्ति को क्या करना है, मारना है, तो सीधे हम शक्ति प्रयोग नहीं कर हम जो सेकेंड जो व्यक्ति उसको बोले वो जाकर प्रयोग करेगा। उसी तरह से आपको बताना है कि जो राष्ट्रपति है सीधे प्रयोग करते हैं, किसी के द्वारा प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ए सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 12 नंबर की भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। जो भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, तो आपको पंचायती राज व्यवस्था से आपको बहुत बार इंपॉर्टेंट जो भी प्रश्न था रिलेटेड और जो भी समिति था उसके बारे में आपको बता दिया गया। अगर आप सेट 1 से देख रहे हो तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। एक था बलवंत राय मेहता समिति और एक अशोक मेहता समिति, तो आपको दोनों बताया गया। जो त्रिस्तरीय पंचवर्षीय योजना था बलवंत राय मेहता समिति पे था, और जो द्विस्तरीय पंचायती जो व्यवस्था था वो हो जाएगा अशोक मेहता, और जो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था था वो बलवंत राय मेहता हो जाएगा। तो यहाँ बताना भारत में ब्लॉक स्तर पे बनी पंचायत समिति केवल है एक सलाहकार निकाय, और बी में एक सलाहकार समिति, और सी में समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी, और ऑप्शन डी में प्रशासनिक प्राधिकारी, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। या मतलब एक से अधिक है, एक से इनमें से कोई नहीं। आपको बताना कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 13वां प्रश्न है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। यह किसने लिखा? और बता रहे हैं कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। यह किसने लिखा? आपको बताने कि यह कथन किसका। ऑप्शन नंबर ए है हर्बर्ट रिस्ले, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिटन, और ऑप्शन सी है W हंटर, और ऑप्शन डी में दे रहा है HN ब्रेल्सफोर्ड, और ई में वही है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी W हंटर। ये जो हो जाएगा W हंटर, और द इंडिया मुसलमान पुस्तक में बताया। ये किस पुस्तक में बताया? द इंडियन मुसलमान पुस्तक में बताया इसको। द इंडियन मुसलमान पुस्तक में इसको बताया, जो लिखा गया कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। यह किसने बताया था? तो W हंटर। किस बुक में बताया था? तो द इंडियन मुसलमान पुस्तक में इसके बारे में बताया गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 14वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्र एवं आवंटित किया जाता है? ऑप्शन ए है स्टाम्प शुल्क, ऑप्शन बी है यात्री एवं वस्तु कर, ऑप्शन सी संपदा शुल्क, और ऑप्शन डी है अखबारों पर कर, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्र एवं आवंटित किया जाता है? केंद्र सरकार तो लगाएगा, लेकिन जो केंद्र सरकार रहेगा
एकत्रित एवं आवंटित नहीं करता। कौन करता है? तो राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं इसके बारे में भारतीय संविधान की धारा 268 में उल्लेख है कि स्टाम्प शुल्क, औषधि तथा प्रसाधनों पर उत्पाद शुल्क यद्यपि संघीय सूची में सम्मिलित है तथा केंद्र सरकार द्वारा ही आरोपित किए जाते हैं, किंतु इन्हें राज्यों को संग्रहित करने एवं उपयोग करने हेतु अधिकार दिए गए हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए रहा स्टाम्प शुल्क, ऑप्शन बी में यात्री एवं वस्तु कर, और ऑप्शन सी में संपादन शुल्क, और ऑप्शन डी में है अखबारों पर कर, और ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं है और उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या क्या बारे में बताया? स्टाम्प शुल्क, औषधि और प्रसाधनों पर उत्पाद शुल्क। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टाम्प शुल्क। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 15वां प्रश्न कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, ऑप्शन सी द्वारा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी द्वारा श्री कृष्ण है, ऑप्शन ई में उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। ये जयप्रकाश नारायण हो जाएगा राइट आंसर। जो असहयोग आंदोलन हुआ था के दौरान पटना कॉलेज से छोड़ जबकि उसकी परीक्षा के केवल कितने दिन बाकी थे? 20 दिन। और एक कौन हो जाएंगे? तो जयप्रकाश नारायण जी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 16वां प्रश्न है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? श्रीमती एनी बेसेंट, स्नेहलता वाडेकर, सरोजनी नायडू, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा, और ऑप्शन ई में उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को। और सरोजनी नायडू जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी और कब की थी? तो 1925 में। और श्रीमती एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 1917 के अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में। तब दोनों को याद रखें और दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए हो जाएंगे 1917 और ए 1925 में अध्यक्षता किए थे। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 17वां प्रश्न 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? अब्दुल गफ्फार खां, अली बंधु, अंसारी बंधु, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल गफ्फार खां। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल गफ्फार खां। लिख रहा है 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो अब्दुल गफ्फार खां, जिनको हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। सीमांत। तो आपसे भी प्रश्न पूछता है सीमांत गांधी के नाम से किनको जानते हैं? तो अब्दुल गफ्फार खां को। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 18वां प्रश्न है कि गॉड पार्टिकल है न्यूट्रोनो, हिग्स बोसॉन, मेसॉन या डी में द्वारा पॉजिट्रॉन। और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हिग्स बोसॉन। जो हिग्स जो नाम पड़ा था एक वैज्ञानिक था, इन्हीं के नाम पे हिग्स बोसॉन पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 19वां प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन कहने का मतलब है आपका हो जाए ग्रीन हाउस गैसों से परिवर्तन, मतलब इससे रिलेटेड है CO2 से। ये किससे रिलेटेड है? CO2 से। यानी हम बोल सकते हैं ग्रीन हाउस गैस से मतलब यह रिलेटेड है। तो हम लोग पढ़ते हैं इसमें ऑप्शन को, जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन में कमी, यूरेनियम उत्पादन में कमी,
ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड कहने का मतलब ग्रीन हाउस गैस जो भी गैस है, यहाँ जो ऑप्शन देखिएगा डी और बी को ध्यान से देखिए। अगर बी ऑप्शन है एक डी है, जो डी अगर ऑप्शन नहीं रहता तो बी को हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है। कहने का मतलब ग्रीन हाउस गैस के अंदर आता है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन हो गया, जल वाष्प हो गया, ये सब कहाँ आता है? ग्रीन हाउस गैस के अंदर। ग्रीन हाउस गैस के अंदर आता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया, जल वाष्प हो गया, सब सभी क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस है। अब से ये भी पूछता है कि ग्रीन हाउस गैस है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन दे देगा इस तरह से। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार क्या ग्रीन हाउस गैस है, जल वाष्प भी ग्रीन हाउस गैस है, और सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित होता है? तो जल वाष्प हो जाएगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप इसको भी याद रखिएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। जो ही मतलब ग्रीन हाउस गैसें हैं उसको उत्सर्जन में मतलब कम करना, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ये सब क्या करना? कम करना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 20वें प्रश्न के निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? निम्न में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? HCl, HNO3, H2SO4, H2CO3। ये नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा और ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो पेट में पाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा इस प्रश्न के लिए पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है कहने का मतलब अम्ल वर्षा देखिए यहाँ कहाँ से होता है? ये जो भी हो जाएगा चिमनी सब जो भट्ठा रहा तो वहां से निकलता है SO2 और NO2। SO2 और NO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है और NO2 निकलता है। तो जब दोनों गैस वहां से निकलता है तो SO2 से निर्माण होता है सल्फ्यूरिक अम्ल और NO2 से निर्माण होता है नाइट्रिक अम्ल। तो लेकिन दोनों अम्ल रहता है, जो इसका मात्रा रहता है SO2 का अधिक रहता है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का मात्रा अधिक रहता है, जो नाइट्रिक अम्ल का मात्रा रहता है कम रहता है, लेकिन पाया दोनों जाता है अम्ल वर्षा में। तो यहाँ जो इस तरह से जो प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका जो परसेंटेज हो जाएगा 65% रहता है अम्ल वर्षा में और इसका हो जाएगा 30% और HCl का 20%। इसका मतलब नहीं रहता, लेकिन दो जो है इंपॉर्टेंट है H2SO4 और एक नाइट्रिक अम्ल। तो फार्मूला भी याद रखिए, आपसे भी पूछता है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, एक प्रकार का बैटरी अम्ल भी है, बैटरी अम्ल में इसको हम बोलते हैं, और ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा HCl। तो आप इसको याद रखिएगा। अम्ल वर्षा में सबसे अधिक कौन होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर ये नहीं रहता तो ऑप्शन सेकेंड हो जाता नाइट्रिक अम्ल, लेकिन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो आपको हम लास्ट में बताए थे उसको हम रिवाइज करा देते हैं। यहाँ देखिएगा जो क्रांति हम आपको बताए थे उसको हम रिवाइज करा देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछेगा भूरी क्रांति यह किससे संबंधित है? उर्वरक से। रजत क्रांति अंडा से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से। और पीली क्रांति हो जाएगा तिलहन से। और हरित क्रांति खदान उत्पादन से, मतलब खदान जो खाने वाला जो भी सामग्री हो जाएगा। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। नीली क्रांति मत्स्य पालन से। लाल क्रांति टमाटर और मांस से। और सुनहरी क्रांति बागवानी से। आप इसको याद रखिएगा और आप इसको भी याद रखिएगा। और फर्स्ट जो पंचवर्षीय योजना था कब से कब तक चला? 1951 से लेकर 56 तक। और 21 मॉडल पर आधारित था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे। सेकेंड हो जाएगा 1956 से लेकर 61 नेहरू मालनोबिस मॉडल पे। और थर्ड हो जाएगा 1961 से लेकर 66 जे सैंडी सुब्रमण्यम चक्रवर्ती मॉडल पे। और बीच में रहता है 3 वर्षों का गैप। क्यों ऐसा होता है? तो क्योंकि भारत पाक उस समय युद्ध होता है। 1966 से लेकर 69 तक गैप रहता है। बीच में आता है 1 वर्षीय योजना, इसी को हम नाम से जानते हैं हॉलीडे। और ये कब से कब तक रहता है? तो 1966 से लेकर 69 तक। फोर्थ हो जाएगा 1969 से लेकर 74 तक। अशोक रुद्र एलन माने मॉडल पर आधारित था। और जो पंचमा हो जाएगा 1974 से लेकर 1979 तक डीपी धर मॉडल पर आधारित था। और जो 8वां हो जाएगा 1992 से लेकर 97 तक जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे आधारित था। आप इसको याद रखिए जो इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि जो भी आज का जो प्रश्न था क्लियर हो गया होगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा जिसका नाम क्या है?
स्टडी नंबर 1 सर्च करिएगा, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा, या वीडियो की डिस्क्रिप्शन या जहाँ आप कमेंट करते हैं वहाँ से भी आप जाकर लिंक पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।